भैया, इतनी रात का वक्त है, मैं कहाँ जाऊंगा? क्यों आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं अपाहिज हूं, ज्यादा चल नहीं सकता, कोई काम काज नहीं कर सकता। फिर भी आप मुझे घर से निकाल रहे हैं, मुझ पर इतना जुल्म कर रहे हैं। हाँ तो और क्या करूं? तुम्हारे जैसे आस्तीन के सांप को घर में बिठा कर रखूं? ना बाबा ना, निकल यहां से। अब मैं तुम्हें इस घर में और नहीं रख सकता। तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी इतनी परेशान है। अगर तुम यहाँ पर रहे तो वो चली जाएगी। अगर मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई तो तब मैं क्या करूंगा? मैं दुनिया में अकेला हूं, मेरा कोई भी नहीं है। क्या करूं मैं? एक काम करता हूं, मैं नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूंगा। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। क्या फायदा है जिंदगी का? किशन रोता हुआ नदी के पास आया। जब उसने देखा कि कुछ लोग एक आदमी के हाथ पांव बांधकर नदी में फेंक रहे हैं। अरे बाप रे बाप, कौन लोग हैं ये? और किस आदमी को ये बांधकर नदी में फेंक रहे हैं? आखिर इस आदमी का क्या कसूर है? अब किशन एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा था। उन आदमियों ने एक आदमी को नदी में फेंका और वहां से चले गए। बसंतपुर नाम के गांव में 3 भाई रहते थे। बड़ा भाई मोहन, छोटा भाई पवन और उससे छोटा भाई किशन। मोहन की पत्नी का नाम रूपा था और पवन की पत्नी का नाम राधा। मोहन मुखिया जी के पास काम करता था, पवन खेती बाड़ी करता था और किशन वो एक पैर से अपाहिज था। जो आसान काम उसे मिलता वो कर लिया करता था। मैं क्या करूं? मेरे पति की जो भी कमाई होती है वो सारी घर में ही खर्च हो जाती है। ये दोनों भाई तो मेरे पति की जान के पीछे ही पड़ गए हैं। रूपा किचन में खाना बनाते हुए ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तभी वहां पर राधा आ गई। अरे भाभी, क्या बना रही है खाने में? लो, आ गई और एक हरामखोर। न कोई काम करती है और ना ही इसमें कोई सलीका है। बस यहाँ सब अनाज के दुश्मन है। सब मेरे पति की कमाई पर राज कर रहे हैं। अरे भाभी, क्या सोच रही है? आपसे कुछ पूछा है मैंने? आप मेरी बात का तो जवाब ही नहीं दे रही है। तुम्हारे भैया ने आज आलू की सब्जी खाने को मांगी थी, वही बना रही हूँ। अरे, आलू की सब्जी? मेरे पति तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। उन्हें आलू की सब्जी बिल्कुल भी नहीं पचती है। तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हारे पति को ये सब्जी पसंद नहीं आ रही हो तो कुछ और बना लो। बल्कि एक काम करो, अपने पति को बोलो कि वो कुछ काम काज किया करे, घर में भी पैसे लेकर आया करे। उसे बोलो जो उसे खाना है वो लेकर आ जाए और तुम बना दो। रूपा के मुंह से ये बातें सुनकर राधा को बहुत गुस्सा आया था। मेरे पति भी तो करते हैं काम, सारा दिन कौन सा वो घर में रहते हैं। और वैसे भी जब फसल पककर तैयार हो जाएगी, जो भी मुनाफा आएगा वो भी तो घर पे ही खर्च करेंगे ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। जो मुनाफे की रकम आएगी तुम लोग कभी नहीं अपने बच्चों की बीमारी का बहाना करके छिपा लोगे, तो कभी किसी बात का। घर पर सारा खर्चा तो बस मेरे पति की कमाई से चलता है। वो दोनों आपस में लड़ने लगे थे। पवन और किशन उन दोनों को खामोशी से देखे जा रहे थे। अरे भैया, आप भाभी को समझाते क्यों नहीं है? जरा जरा सी बात पर वो बड़ी भाभी से लड़ाई करती है। तुम नहीं देख रहे हो बड़े भाभी को? कैसे वो हर बात पर अपना हक बताती है। अगर मोहन ज्यादा काम करता है तो वो भी तो हमारा भाई है। उसकी कमाई पर हमारा भी तो अधिकार है, सिर्फ भाभी और उसके बच्चों का तो नहीं। मुझे तो अपनी इस अपंगता की वजह से सबसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। काश भगवान ने मुझे तंदुरुस्त इंसान बनाया होता
तो आज मैं भी मेहनत करके कमा रहा होता और आज मेरा भी घर बस चुका होता। तुम ठीक कह रहे हो किशन। अगर तुम तंदुरुस्त होते तो हम दोनों भाई मिलकर खेती बाड़ी कर लिया करते। अब अकेले मैं खेतों में कितना काम कर सकता हूँ। जरा सी मेहनत करता हूँ तो थक जाता हूँ। तुम्हारे इस पैर की अपंगता ने तो हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल रखा है। तुम्हारे दवाइयों के भी तो अलग से पैसे खर्च होते हैं। अब मैं कोई आसान सा काम ढूंढूंगा। मैं एक काम करता हूँ, कल से मजदूरों के साथ में नदी पर जाता हूँ या फिर किसी नाई की दुकान पर। कोई तो ऐसा काम होगा जो मैं आसानी से कर लूंगा। इतनी देर में मोहन घर आ गया था। उसने जब लड़ाई करते हुए अपनी पत्नी और भाभी को देखा तो उसे गुस्सा आ गया। आदमी घर में सुकून लेने के लिए आता है, मगर जब इस घर में आओ तो तुम लोगों का तमाशा लगा होता है। क्या बात है, क्यों इतना शोर मचाए हुए हो? एक तो ये आदमी अपने भाइयों से बहुत बहुत मोहब्बत करता है। अब अगर मैंने इसके भाइयों के खिलाफ कुछ कहा तो ये सब के सामने मुझे डांट देगा। मैं एक काम करती हूँ, अभी तो मैं चुप हो जाती हूँ और बाद में इन लोगों को यहाँ से निकालने की कोई ना कोई साजिश तो मैं सोचूंगी ही। राधा वहां से चुपचाप चली गई थी क्योंकि उसे मोहन से बहुत डर लगता था। 2 दिन खामोशी से बीत गए थे। तीसरे दिन की बात है, जब मोहन शाम को अपने कमरे में आया तो रूपा रो रही थी। क्या हुआ रूपा, क्यों तुम इतना रो रही हो? एक तो इस घर में जब भी आओ कोई न कोई समस्या जरूर सामने खड़ी होती है। हमेशा मैं आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करती रही, आपको बताती रही कि आजकल के जमाने में कोई भी अपना नहीं होता, कोई भी सच्चा नहीं होता, मगर आपने मेरी एक बात नहीं मानी। रूपा की बातें सुनकर मोहन तो हैरान रह गया था। एक तो तुम सीधे तरीके से बात नहीं करती हो। मुझे बताओ क्या हुआ, तुम क्या कहना चाहती हो? इतना रो क्यों रही हो? सीधी बात करो। मेरे सर पे पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। किसी ने मेरे जेवर चुरा लिए हैं और ये काम आपके दोनों भाइयों में से किसी ने किया है। बाहर से तो कोई घर में नहीं आता। घर में आपकी भाभी और 2 भाई तो रहते हैं और मुझे लगता है ये काम पवन भैया का है। ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे अपने भाइयों पर पूरा पूरा विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप अपने दोनों भाइयों को बाहर निकालिए और उनके कमरे की तलाशी लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मोहन ने कुछ सोचा, फिर कमरे से बाहर निकला। किशन, राधा, पवन, बाहर निकलो। तीनों हैरानी से अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। क्या हुआ भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम तीनों रूपा के कमरे में जाकर बैठो। क्यों भैया, क्या आपको कोई जरूरी बात करनी है? जितना कहा है उतना करो, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। वो तीनों जाकर रूपा के कमरे में बैठ गए थे। आइए मेरे साथ, पहले पवन के कमरे की तलाशी लेते हैं और फिर किशन की कमरे की तलाशी। उन्होंने किशन के कमरे में देखा, पूरा कमरा खाली था। फिर वो लोग पवन के कमरे में गए। मुझे पूरा विश्वास है मेरे जेवर इसी कमरे में होंगे। देख लेंगे, पता चल जाएगा। अगर तुमने मेरे भाइयों पर इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। आप पहले तलाशी तो ले ले, मुझे घर से निकालने का ख्याल बाद में अपने मन में लाइएगा। जब उन्होंने तलाशी ली तो वो जेवर अलमारी से निकला था। मैं न कहती थी ये लोग चोर है, चोर, और ये काम इन्हीं दोनों पति पत्नी का है। क्या आप अभी भी इन लोगों को इस घर में रखेंगे ताकि वो हमारे बच्चों का हक खाते रहे और आप अपनी मेहनत की कमाई इन दोनों पर लुटाते रहे? मोहन को बहुत गुस्सा आया था। वो अपने कमरे में आया। तुम तीनों अभी इसी वक्त
इस घर से निकल जाओ। तीनों हैरान होकर अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। क्या बोल रहे हैं भैया आप हमें घर से निकालने की बात कर रहे हैं? क्यों? आखिर हमारा क्या कसूर है? तुम लोगों ने मेरी पत्नी के जेवर चुराए हैं और अभी भी पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है। इतना बड़ा गुनाह किया और अपनी गलती मानने के बजाय, माफी मांगने के बजाय उल्टा सवाल कर रहे हो। भैया, आपको गलतफहमी हुई है, हम ऐसा नहीं कर सकते। भैया, हमने ऐसा नहीं किया। हाँ भैया, हम लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं अपनी आंखों से सच देख चुका हूं। अब मेरे दिल में, मेरे घर में तुम लोगों की कोई जगह नहीं है। आप लोग हमें ऐसे घर से कैसे निकाल सकते हैं? इस घर पर हमारा भी तो हिस्सा है। तुम लोगों का जो हिस्सा है वो मैं तुम लोगों को दे दूंगा। वैसे भी इतने सालों से मैं ही इस घर का खर्चा उठा रहा हूं। अब तुम लोगों को आधे से भी ज्यादा कम दूंगा। मोहन ने उन्हें थोड़े बहुत पैसे देकर घर से निकाल दिया था। वो लोग थोड़ी ही दूर जाकर एक किराए के घर पर रहने लगे थे। क्या इनाम दिया है आपके भैया ने हम लोगों को? इतनी उनकी सेवा की, इतना कुछ किया, और आप ही तो घर चलाने के लिए उनकी मदद करते थे ना। फिर ये सब क्यों हुआ, बताइए। मैं पहले ही बहुत परेशान हो रहा हूँ। भगवान के लिए मुझे और परेशान मत करो। हाँ, आप तो हमेशा ही मुझे कसूरवार ठहराते रहिए। मैं ही कसूरवार हूँ, जो हुआ मेरी ही वजह से हुआ है। राधा रोने लगी थी। तब किशन उसके पास आया। भाभी, आप रोना बंद करें। ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। राधा ने किशन को हैरानी से देखा, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराई। जिस तरह से मोहन भैया ने हमें घर से निकाल दिया है, क्योंकि वो जान गए हैं कि हमें उनसे कोई फायदा नहीं है, हम उनके काम के नहीं, इसलिए इस तरह हमें घर से निकाल दिया। जिस तरह से मैं इस लड़के को भी इस घर से ही निकाल दूंगी। यह अपाहिज आदमी जो खुद एक वक्त का खाना तक अपने लिए नहीं कमा सकता, हमें क्या ही देगा। रोजाना पवन घर से निकलता और फिर खेतों में जाने के बजाय वो दोस्तों के साथ बातों में मशगूल हो जाता। अरे पवन, अगर तुम अपने खेतों में काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो तुम्हारी फसल कैसे होगी? और राजू ठीक कह रहा है, हमेशा तुम ऐसे ही करते हो। हमें देखो, हमें अपने खेतों में काम करने के बाद ही यहाँ पर आकर बैठते हैं ताकि गपशप लगा सके, मगर इसके साथ साथ हम काम भी तो कर लेते हैं, तभी तो हमें अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। मगर तुम काम करते हो ही नहीं, मुनाफा कहाँ से आएगा? अरे मैं बहुत परेशान हूँ। भैया ने घर से निकाल दिया। पत्नी जरा जरा सी बात पर लड़ाई करती है। ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? तुम लोगों के पास आता हूँ ताकि मेरी परेशानी कम हो सके। तुम्हारी परेशानी सिर्फ एक ही सूरत में कम हो सकती है, अगर तुम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमा सको। आधी परेशानियां पैसा ना होने की वजह से आती है। देखो, अगर तुम अच्छा पैसा कमाते तो तुम्हारा भैया तुम्हें घर से क्यों निकालता? अगर उसे तुम लोगों से फायदा होता तो। हाँ, करूँगा काम, मेहनत भी करूँगा। तुम लोग और इस तरह की बातें करके मुझे परेशान मत करो। पवन हमेशा से ऐसा ही था, घर से निकल आता था, मगर खेतों में काम करने के बजाय वो अपने दोस्तों में बैठा रहता था। और ये बात राधा और मोहन अच्छे से जानते थे। कितने दिन हो गए हैं मुझे काम की तलाश में जाते हुए, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। अरे किशन, आज भी तुम घर पर ही हो? कब तक यूं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे? मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी शादी किसी से बात करूंगी, मगर तुम तो काम ही नहीं करते हो।
तो तुम्हारी पत्नी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा फिर? भाभी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं मुझे काम मिल जाए। मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, आपको मेरी बहुत चिंता है। भाभी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। हाँ, सारा दिन ये आदमी बस घर पर बैठा रहता है, घर से बाहर निकलता ही नहीं है। जब किसी से बातें नहीं करेगा, काम के बारे में नहीं पूछेगा तो कहाँ से काम मिलेगा? ये दोनों छोटे भाई पता नहीं किस पर गए हैं। मेरा एक पति है और ये एक किशन, और वो मोहन भैया इतनी अच्छी कमाई करते थे। वो कितने ऐश से अपनी जिंदगी जी रही थी वहाँ पर, इतना अच्छा खाना खाने को मिलता था, और अब इतने दिनों तक सिर्फ दाल पर गुजारा कर रही हूँ। शाम को पवन घर आया तो फिर से राधा उसके साथ लड़ाई करने लगी। जब तुम घर पे पैसे नहीं लाओगे तो मुझे बताओ कि अच्छा खाना कैसे बनेगा? अरे भगवान, मैं पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ। तुम्हारे सामने रोज सुबह जाता हूँ और शाम को वापस आता हूँ। अब इससे ज्यादा मैं और क्या करूँ? पता नहीं भैया करते क्या है। अगर ये इतनी मेहनत करते हैं तो ये पैसे घर में क्यों नहीं लाते हैं? मैं तो एक टांग से अपाहिज हूं, ठीक से काम नहीं कर सकता, वरना मैं बहुत सारे पैसे कमा कर लाता और भाभी को शिकायत न होती। मैं क्या करूं कि इस किशन को इस घर से निकाल दूं? ये तो किसी बला की तरह हमें चिपक गया है। अगर ये घर से निकल जाए तो खर्चा कम हो जाएगा। एक काम करती हूँ, अब मैं भी रूपा भाभी की तरह इसके खिलाफ ना साजिश करती हूँ। जैसे उन्होंने घर से निकाला था ना हमें, वैसे मैं अब इस किशन को घर से निकालूंगी। अगले दिन जब पवन घर आया तो राधा रो रही थी। क्या हो गया राधा, क्यों तुम रो रही हो? तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। उसने मुझ पर पूरी नीयत से अपना हाथ बढ़ाया है। मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जब तक तुम्हारा भाई यहाँ पर है, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। पवन गुस्से से किशन के पास गया। क्या किया है तुमने राधा के साथ? वो तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी माँ की जगह। तुम्हें शर्म नहीं आई उसकी इज्जत पर हाथ डालते हुए? मैंने कुछ नहीं किया भैया, मैंने कोई गलती नहीं की, मेरा कोई कसूर नहीं है। निकल जाओ तुम इस घर से। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें यहाँ पर रखा जाए। भैया, इतनी रात का वक्त है, मैं कहाँ जाऊंगा? क्यों आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं अपाहिज हूँ, ज्यादा चल नहीं सकता, कोई काम काज नहीं कर सकता, फिर भी आप मुझे घर से निकाल रहे हैं, मुझ पर इतना जुल्म कर रहे हैं। हाँ तो और क्या करूं? तुम्हारे जैसे आस्तीन के सांप को घर में बिठा कर रखूं? ना बाबा ना, निकल यहाँ से। अब मैं तुम्हें इस घर में और नहीं रख सकता। तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी इतनी परेशान है। अगर तुम यहाँ पर रहे तो वो चली जाएगी। अगर मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई तो तब मैं क्या करूंगा? किशन वहां से रोता हुआ आया। मैं दुनिया में अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, क्या करूं मैं? एक काम करता हूँ, मैं नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूंगा। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता, क्या फायदा है जिंदगी का? किशन रोता हुआ नदी के पास आया। जब उसने देखा कि कुछ लोग एक आदमी के हाथ पांव बांधकर नदी में फेंक रहे हैं। अरे बाप रे बाप, कौन लोग हैं ये और किस आदमी को ये बांधकर नदी में फेंक रहे हैं? आखिर इस आदमी का क्या कसूर है? अब किशन एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा था। उन आदमियों ने एक आदमी को नदी में फेंका और वहां से चले गए। मुझे तैरना नहीं आता, क्या करूं? फिर भी इस नदी में चला जाऊं? अब इस आदमी को मौत के हवाले तो नहीं कर सकता ना, कैसे उसकी मौत का तमाशा देखूं?
किशन मुश्किल से नदी में गया और फिर उस आदमी को बाहर निकाला। उसके हाथ पांव खोले। कौन है आप और आपको किसने यहाँ पर फेंका? मेरा नाम सेठ विक्रम है। ये मेरे ही मुजरिम थे जिन्होंने मेरी जायदाद पर कब्जा करने के लिए मुझे मारने की कोशिश की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। अगर आज तुम यहाँ पर ना होते तो मैं मर जाता। उन्होंने आपको धोखा दिया, आपकी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश की। अब आप क्या करेंगे? क्या आप उन्हें माफ कर देंगे? नहीं बेटा, मैं इन लोगों को जान से मार दूंगा। इन्हें जेल में पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो और इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आया था, अपनी जान लेने के लिए आया था। मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर आकर मैं किसी दूसरे की जान बचाने का जरिया बनूंगा। क्या मतलब बेटा? क्यों तुम अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे? तुम इतने अच्छे आदमी हो, तुम्हारा किसने दिल दुखाया है? किशन ने अपने बारे में सब कुछ सेठ को बताया। मुझे तुम्हारे जैसे इंसान की तलाश थी, जो एहसास कराने वाला हो, जो दयालु हो, जो दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को मुश्किल में डाल दे। क्या मतलब सेठ जी? आपकी बात नहीं समझा। आपको मेरे जैसे इंसान की तलाश क्यों थी? मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, पूजा। मैं चाहता हूं कि पूजा की शादी किसी ऐसे इंसान के साथ करूं जो एहसान करने वाला और ईमानदार आदमी हो, और अपनी सारी जायदाद भी उसी के हवाले कर दूं। और मुझे लगता है कि अब मेरी तलाश खत्म हो गई है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं सेठ जी? मैं एक गरीब आदमी हूँ और एक टांग से अपाहिज भी हूँ। आपको मुझ में ऐसा क्या नजर आया जो आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया? अरे, ये अपाहिजपन की कोई बात नहीं है। तुम्हारा मैं इलाज करवा लूंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम आओ, मेरे साथ आओ। आज से तुम मेरे बंगले में रहोगे। सेठ विक्रम किशन को अपने साथ ले गया। उसने किशन का इलाज भी करवाया और पूजा की शादी भी किशन से करवा दी। किशन बहुत उदास था। क्या बात है पतिदेव, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? क्या मुझसे शादी करने पर खुश नहीं है? तुम्हारे साथ शादी करने पर तो मैं बहुत खुश हूँ। जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हैं। मेरी अपाहिजपन भी खत्म हो गई है। तो फिर क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? मुझे अपने भाइयों की याद आती है। इसमें क्या मुश्किल है? आप अपने भाइयों से मिलने के लिए जा सकते हैं। मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। तुम बहुत अच्छी हो पूजा, बहुत प्यार करने वाली। मुझे तुम पर फक्र है। भगवान का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ऐसी पत्नी दी। अगले दिन जब किशन मोहन के घर आया तो मोहन के घर के पास बहुत सारे लोग खड़े थे। मैंने कुछ चोरी नहीं की मुखिया जी, ये सब मैंने नहीं चुराया। पता नहीं किसने ये सब किया है। ये जेवर तुमने ही मेरी पत्नी के चुराए हैं और तभी ये तुम्हारे घर से निकले हैं। अगर ये चोरी तुमने नहीं की तो फिर किसने की है? तुम्हारे घर में जेवर कहाँ से आए? जो कल साजिश मैंने अपने दोनों देवरों को यहाँ से निकालने के लिए की थी, वही साजिश किसी ने आज मेरे पति के खिलाफ कर दी है। शायद मुखिया जी के किसी मुलाजिम ने। तभी किशन वहां पर आ गया। आप लोग मेरे भैया के साथ इतना गलत नहीं कर सकते। उन पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। किशन को देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने किशन को गले से लगा लिया और रूपा भी उसे देखकर हैरान रह गई।
ये तो देखते देखते इतना अमीर आदमी कैसे ही बन गया। ये तो इतना गरीब था और इसकी अपाहिजपना कैसे खत्म हुई। और इसके ये कीमती कपड़े, हे भगवान, ये सब क्या मांझ रहा है। मुझे लगता है किसी ने मेरे भैया को फंसाने की साजिश की है। आपको अपने सभी मुलजिमों से पूछताछ करनी होगी। बल्कि रुकिए, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। ये पुलिस का काम है, वही पूछताछ करेगी। किशन ने पुलिस को वहां पर बुला लिया। किशन ने सभी मुजरिमों से पूछताछ की तो पता चला कि ये काम मुखिया जी के दूसरे मुजरिम का था, जो मोहन को इस नौकरी से निकलवाना चाहता था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अगर आज तुम यहाँ पर ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। रूपा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। रूपा रोते हुए कहने लगी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। उस दिन मैंने तुम लोगों को इल्जाम लगाया था कि तुम लोगों ने मेरे जेवर चुराए हैं, जबकि सच तो ये था कि जेवर मैंने खुद वहां पर रखे थे ताकि तुम्हें घर से निकाल सकूं। तुमने कितना गलत किया रूपा। तुमने मेरे भाइयों के खिलाफ मुझे भड़काया। मैं अपने किए के लिए माफी मांग तो रही हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम आओ किशन, बैठो। बताओ तुम कैसे हो, और पवन वो कैसा है? मुझे पवन भैया ने घर से निकाल दिया था। उनकी पत्नी ने भी मुझ पर वैसा ही इल्जाम लगाया था जैसे भाभी ने भैया पर। ये तो बहुत गलत हुआ किशन। तो तुम अभी कहाँ रह रहे हो और किस साल में हो? किशन ने सारी बात मोहन को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमने तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हें हमेशा दुत्कारा, और देखो ऊपर वाले ने तुम्हारी किस्मत कैसे लिखी है। आप ठीक कह रहे हैं भैया, किस्मत तो ऊपर वाले के हाथ में ही होती है। कोई इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, वो दूसरे इंसान का नसीब नहीं छीन सकता। चलो अब पवन के पास चलते हैं, देखते हैं उसकी क्या हाल है। जब वो लोग पवन के पास आए तो पवन बहुत बीमार था और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। अरे तुम लोग यहाँ पर? मैं तो मौत की दुआ कर रहा था भगवान से, मौत मांग रहा था कि इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। बहुत बीमार हूँ और मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। कोई मेरे पास मुझे पानी पिलाने के लिए भी नहीं है। किशन और मोहन उसे उठाकर अस्पताल लेकर गए, उसका इलाज करवाया, वो ठीक हो गया। जब वो ठीक होकर वापस आया तो उसकी पत्नी भी वापस आ गई। मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी बीमारी की हालत में मुझे आपके पास रहना चाहिए था, मगर मैं आपको छोड़कर चली गई। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम मेरे पास नहीं थी, और अब तुम मेरे पास क्यों आई हो? मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। जब मैं अपने भाइयों के घर गई तो उन्होंने कुछ दिन के बाद ही मुझे घर में नौकरानी बना लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं रानी तो सिर्फ मैं आप लोगों के साथ हूँ, अपने पति के साथ हूँ। अगर आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। भैया, भाभी ठीक कह रही है। आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए और एक मौका जरूर देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक बार फिर से एक साथ रहें, एक ही घर में। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अब हम सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। मैं माफी चाहता हूँ भैया। मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ उसके बंगले में रहूंगा। क्योंकि मेरे ससुर, जिन्होंने वो सब कुछ मेरे और मेरी पत्नी के नाम किया है, वो हमें देख देख कर जीते हैं। अगर हम वहां से आ गए तो उन्हें अकेलापन महसूस होगा, और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उन्होंने मेरा तब साथ दिया जब मेरा कोई भी नहीं था, और अब अगर मुझे मेरे रिश्ते दोबारा मिल गए हैं
तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ठीक है किशन, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर हमें भूलना मत, तुम्हारा जब भी हमसे मिलने को जी चाहे तुम हमारे पास आ जाना। आपका भी जब मुझसे मिलने को जी चाहे आप भी मेरे बंगले में आ सकते हैं। आपके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। किशन वहां से मुस्कुराता हुआ वापस चला गया और वो दोनों भाई भी खुशी खुशी दोबारा से उसी घर में रहने लगे। अब उनकी पत्नियां भी दोनों सहेलियों की तरह रहने लगी। अब सभी अपनी जिंदगी में खुश थे।